नमस्कार दोस्तों। श्री नॉलेज हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस शब्द की चर्चा करेंगे वह है लोक। लोक क्या है? लोक शब्द का अर्थ क्या है? इसके अलग अलग अर्थ कौन से हैं? उन अर्थों की व्युत्पत्ति क्या है? विभिन्न विद्वानों ने लोक की परिभाषाएं क्या दी हैं? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले एक जरूरी आग्रह विनयपूर्वक कि आप सभी लोग जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी इसमें पठन पाठन अध्ययन की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी वह आप तक तुरंत पहुँचे और आपका जो ज्ञान हो उससे और ज्ञानवर्धन हो और आप लोग उससे लाभान्वित हो। तो एक शब्द है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लोकसभा। तो लोकसभा शब्द है, उसमें एक शब्द जो लगा है शुरुआत में लोक, तो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि लोक क्या है, उसका असली मतलब क्या है। उसी से आगे चलकर लोक साहित्य बनता है, लोक कला बनता है, लोक वार्ता बनता है, लोकायन आता है एक शब्द। तो ये शब्द, इन सब सभी की शुरुआत जो हम लोगों को पढ़ना भी है वह है लोक। तो उसमें महत्वपूर्ण है लोक, कि लोक क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और यह लोक जो है हमारे समाज, हमारे संस्कृति और लोकतंत्र तीनों का आधार है, यह भी ध्यान देना है इस लोक के बारे में। लोक से लोकतंत्र भी बन रहा है, लोकसभा भी बन रहा है, लोक साहित्य भी बन रहा है, कला भी बन रहा है, लोक वार्ता भी बन रहा है, लोकायन भी बन रहा है। तो अब जैसा कि माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है इस शब्द की, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ हुई, तो लोक शब्द जो है सिद्धांत कौमुदी में इसकी चर्चा होती है, वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोक दर्शने संस्कृत का पद है। लोक दर्शने, उस धातु में धय प्रत्यय जोड़ने से यह बना है। धातु का अर्थ होता है देखना, इस धातु का अर्थ होता है देखना। अतः लोक का मूल अर्थ जो है वह है देखने वाला या प्रकाशित होने वाला। एक शब्द और है जो आप लोगों ने सुना भी, अवलोकन। अवलोकन में भी लोक है। तो अवलोकन देखने से प्रयोग करते हैं, देखने के लिए, जब समूचे रूप में आप देखने का प्रयास करते हैं, अवलोकित करते हैं। तो और आलोक, आलोक में प्रकाश है, तो देखना और प्रकाश, इन दोनों, और प्रकाश होगा तभी देख भी पाएंगे, यह भी एक बात है। तो संस्कृत में जो लोक शब्द है उसका अर्थ कुछ और भी है, कि उसका अर्थ जनसमूह के रूप में भी लिया जाता है, वह संपूर्ण जनता को लेकर भी है, और किसी विशेष क्षेत्र में अपनी स्थानीयता के साथ निवास करने वाली जनता के लिए भी, उसके लिए भी है। तो इस अभी तक हम लोग जो लोक शब्द की बात कर रहे हैं उसके विभिन्न अर्थ हम लोगों को मिल रहे हैं। अब इन अर्थों में हम देखते हैं कि जो लोक शब्द है उसका प्राचीन प्रयोग जो है संस्कृत ग्रंथों में होता है, और वहाँ जो जिस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं वह देखने वाले समुदाय या सामान्य जनता के संदर्भ में, और यह सब सामाजिक रूप से व्यापक जन समूह के लिए भी प्रयोग किया जाता है और उसको दर्शाता भी है। इसमें जब धातु के रूप में लट लकार के रूप में लोकते होता है, तो जिसका अर्थ होता है देखता है। तो इन अर्थों को अगर हम देखेंगे इन विवेचन के आधार पे, तो लोक शब्द की व्युत्पत्ति देखने की क्रिया से हुई है, और इसका मूल अर्थ है कि व्यापक जनसमूह या जनता को दर्शाना, जो अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में विविधता को बनाए रखता है, उसके लिए होता है। तो लोक शब्द एक तरफ जहाँ देखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, प्रकाश के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका लोक, समाज, आमजन के लिए भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन लोक शब्द का अर्थ जब आमजन के लिए, जनता के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अर्थ केवल जनता नहीं है या जनसंख्या को बताना नहीं है कि लोग हैं, बहुत सारे लोग, बल्कि उसका अर्थ है कि उस जनसंख्या में या उस संख्या में जो मनुष्य हैं वह सामान्य लोग हैं, आमजन है, उनके बीच की जीवन धारा क्या है, वह जीवन धारा क्या है, उसकी सांस्कृतिक चेतना क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनके जीवन मूल्य क्या है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, उनके रहन सहन क्या है, उनके पर्व त्योहार क्या हैं। और यह माना जाता है कि लोग का जो जीवन है सरल होता है, स्वाभाविक होता है और प्रकृति के बेहद करीब होता है। यही कारण है कि लोक जीवन में जो भी कला या साहित्य का जन्म होता है उसमें एक सहजता और जीवन की सच्चाई का मत देखने को मिलता है। अब ये है कि जब हम इसकी परिभाषा लोक शब्द के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम विभिन्न विद्वानों ने जो लोक के बारे में परिभाषाएं दी हैं उसकी भी चर्चा करेंगे।
जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समस्त जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। अर्थात जो पहले से लिखे गए ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वह नहीं है, बल्कि यहाँ वह कह रहे हैं, जिस बात की ओर कह रहे हैं वह है उनका अनुभव, कि लोगों का अनुभव जो अंकित है वही उनके ज्ञान का आधार है। आगे चलकर लोग के बड़े अध्येता हुए कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तो वह लिख रहे हैं कि जो लोग संस्कृत या परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी पुरातन स्थितियों में ही रहते हैं वे लोग होते हैं। अब कह रहे हैं कि जो लोग संस्कृत या परिष्कृत मतलब थोड़े शुद्ध नहीं हुए या फिर और फिल्टर नहीं हुए, तो उनसे प्रभावित न होकर अपनी मतलब अपनी पुरातन स्थिति का अर्थ है अपनी परंपरा, अपनी चेतना, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने जो उनके रहन सहन है उसी स्थितियों में रहते वे ही लोग हैं। विद्या पंडित विद्यानिवास मिश्र आगे लिख रहे हैं कि लोक देश का ही एक अनुभाविक रूप है। लोक का अर्थ प्रकाशित होना या प्रकाशित करना भी है, यानी जो अनुभव और परंपरा से प्रकाशित करने वाली सामूहिकता है वही लोक है। यहाँ पे बात थोड़ी और स्पष्ट होती है कि वह जब विद्यानिवास मिश्र जी कह रहे हैं लोक देश का ही एक अनुभाविक रूप है, अर्थात इसी देश का एक अनुभाविक रूप है, और वह जैसा लोक के परिभाषा के रूप में या उसके अर्थ के रूप में हम लोगों ने देखा कि देखने वाले के संदर्भ में प्रयोग करते हैं या फिर प्रकाशित होने वाले के संदर्भ में, तो जहाँ प्रकाश होगा वहाँ दिखलाई भी पड़ेगा। तो वह करें कि अर्थ प्रकाशित होना और प्रकाशित करना भी है, मतलब आप प्रकाशित कर रहे हैं तो किसी को मार्ग दिखला रहे हैं, किसी को रास्ता दिखला रहे हैं, किसी को पथ दिखला रहे हैं, यानी जो अनुभव और परंपरा से प्रकाशित और प्रकाशित करने वाली सामूहिकता है वह लोक है, वही लोक है। तो जो अपनी परंपरा से ज्ञान को हासिल कर रहा है और उस परंपरा से जो ज्ञान का प्रकाश उसे मिला है, एनलाइटन की प्रक्रिया जो हुई है, वह उस प्रकाश से जो सामूहिकता को दिशा दे रहा है, उसको रास्ता बतला रहा है, उसको पथ बतला रहा है, उसको पंथ बता रहा है, तो वह लोक है। फिर धीरेन्द्र वर्मा जी लिखते हैं कि वास्तव में लोक वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपनी ही मानता है। इसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। अब इन चार परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी, जो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने दी, जो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने दी और जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दिया। इनमें अब यहाँ पे बात थोड़ी और स्पष्ट होती है कि वास्तव में लोक वह मौखिक रूप है या मौखिक अभिव्यक्ति है। तो ये देखिए कि जैसे पुरातन बात आई पीछे, पुरातन तो जो परंपरा में है और पोथियों से अलग है, अर्थात जो लिखा गया है उससे अलग है। तो जो लिखा गया है अलग है, उससे क्या अलग है? जो मौखिक है वही अलग है। तो मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज से सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है। यह हो सकता है कि कोई कथा, कोई कहानी, कोई गीत, कोई श्रम आधारित कोई भी पहलू है उसको किसी एक व्यक्ति ने ईजाद किया हो, लेकिन आज वह पूरे लोक की एक प्रतिनिधि है, उसकी पहचान बन गई है। तो अब वही कह रहे हैं कि आगे इसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है, अपना समझता है और उसे अपने के रूप में ही वह उसको प्रस्तुत भी करता है, रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे कि माछ है, मालवा के क्षेत्र में माछ जो नाट्य शैली है उसका प्रयोग होता है। राई है, राव जो नृत्य है उसका प्रयोग होता है। तो ये या हरदौल की कथा है इसका प्रयोग, तो ये बुंदेलखंड की एक अपनी विशेषता है। तो ये है कि जब वो कह रहे हैं कि सामान्य जन इसे प्रस्तुत करता है या अपना मानता है, जन समुदाय वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित हुआ रहता है। तो इस आधार पर लोक को परिभाषित करने का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने किया है। अब ये है कि आगे जब हम देख रहे हैं कि लोक साहित्य और लोक जीवन आगे चलकर पता चलता है, तो लोक साहित्य वह साहित्य है जो समाज या सामूहिक चेतना से निर्मित होता है या पैदा होता है। यह किताबों में नहीं बल्कि लोगों की यादों में, यादों मतलब स्मृति में, श्रुति में और गीतों में, कथाओं में मौजूद रहता है और उसी में सुरक्षित भी रहता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो लोक साहित्य का मुख्य आधार है वह लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं,
कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं, जो गीत हैं उसमें अलग अलग श्रम गीत हैं, विवाह के गीत हैं, कर्मकांड के गीत हैं, कई तरह के गीत हैं, पर्व त्योहार के गीत हैं। और ये दिखलाता है कि उस समाज की, जैसे पीछे की परिभाषाओं में हम लोगों ने देखा कि एक जीवन धारा का प्रवाह होता है। तो लोक साहित्य के पूरे प्रभाव में हम देखेंगे या उसके अध्ययन में कि एक जीवन धारा हमेशा बहती रहती है। वह जीवन धारा बताती है कि वह जो लोक है वह कितनी कठिनाइयों में है, कितनी कठिनाइयों का सामना किया और उनको सामना करते हुए वह यहाँ तक आता है। और उसके उस सफ़र में, उस यात्रा में उसने कौन-कौन से मूल्य अपनाए हैं, कौन-कौन से मूल्य छूट गए हैं, कौन-कौन सी पीढ़ियों के साथ उसने अपने अनुभव को बाँटे हैं। और यह सब कुछ कोई लिखित स्वरूप में नहीं बदल रहा, आगे जा रहा है, वह मौखिक स्वरूप में ही आगे बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं जैसे बहुत सारी लोक कलाएँ हैं भारत में, मधुबनी की पेंटिंग है, वारली है, पिठौरा है, पेंटिंग है, कठपुतली नाटक है, लोक नृत्य है, नाच है। तो ये सब लोक कला है और ये लोक कला ही भारत की विविध संस्कृति की आत्मा है। और यह न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि यह समाज की भावनाओं को, संघर्षों को और खुशियों, जो उनकी प्रसन्नता का भाव है, उन समुदायों का जिसको ये लोक कलाएँ प्रस्तुत करती हैं, जिनकी अस्मिताओं के साथ यह जुड़ा होता है, उसको चित्रित करती हैं। इसमें चित्रकला है, नृत्य में जैसे बिहू आसाम का नृत्य है, घूमर है, गरबा है। अभी नवरात्र में ये बहुत गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, अब तो बहुत सारे जगहों पे फैला हुआ है। लोक नाट्य है, तमाशा है, कठपुतली का जो नाटक है या जो नृत्य है कठपुतली का वह है, जो गाँव-गाँव में घूमकर कहानियों को प्रस्तुत करने वाले लोग हैं। तो ये दिखलाता है उसमें आम आदमी की जीवन, उसका मेहनत और उसकी उत्सव प्रियता, यह मौजूद रहती है। अब जैसे शुरू में ही बात हुई थी कि लोक के जो 3 अर्थ हैं कि लोक साहित्य है, लोक साहित्य की बात हो रही थी और हम लोगों ने बात की थी संस्कृति की, समाज की, और उसके साथ एक शब्द आया था लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जैसे है कि लोकसभा हम लोगों ने सुन रखा है कि वही लोकसभा है, और लोकसभा से बात आती है संसद भवन की, संसद भवन की बात आती है तो चुनाव के दृश्य मन में आने लगते हैं, लोगों के वोट डालते हुए दृश्य याद आने लगते हैं। तो लोकसभा का अर्थ क्या है? अगर जो पूरी परिभाषा या जो बातचीत हम लोगों ने अभी तक की है, तो उसके आधार पर देखेंगे तो लोक और सभा, सभा मतलब जहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं, मौजूद हैं, वहाँ पे विचार विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे लोग, तो ये वह सभा है जो जनता की है, या जनता के, अगर राजनीतिक अर्थों में कहें तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा है। और आमतौर पे राजनीतिक तौर पे इसको भारत का निचला सदन माना जाता है, जहाँ पे चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और यहीं पे नीति बनती है, कानून बनते हैं, बजट पास होता है। और इसको इन्हीं अर्थों में सीधे सीधे जनता की इच्छा को दर्शाने वाली जनता की सदन के रूप में देखा और समझा जाता है। तो जब भी लोक को हमें याद रखना हो कि क्या है, तो लोक को हमें लोकसभा से भी याद रख सकते हैं कि लोकसभा और लोक क्या दोनों जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में जुड़ा हुआ है। जो लोकसभा का लोक है वही जनता का लोक, वही जनता का अर्थ है। जो भारत की अलग अलग जो इतने सारे राज्य हैं, उन सारे वो सभी राज्यों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की एक सभा है जो वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जिनको वो चुनते हैं। और यह क्या करता है कि हमें एक सूत्र में जोड़ता है, उस सामूहिकता में, जिसकी हम लोक की परिभाषा के बारे में पीछे बात कर रहे थे। तो लोक में आप देखेंगे कि सभी जाति, धर्म, समुदाय, पंथ और अनेकों राज्य के अलग अलग हिस्से से आए हुए लोग वहाँ पे बैठते हैं और एक साथ बैठते हैं। सबको ये जोड़ने का भी काम है। और लोक साहित्य जो है वह इस अर्थ में हमारी कला और जड़ों से परिचित भी कराता है। और ये लोकसभा बताती है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ कितनी महत्वपूर्ण होती है। और इसी अर्थों में लोक की परंपराओं को समझने की ज़रूरत है, उन्हें संरक्षित और संकलन करने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र में अपने लोक को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र में भागीदारी भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तो ये लोक की परिभाषा या लोक के अर्थ के बारे में बातचीत थी। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
और इसमें आगे हम लोग और लोक कला के बारे में बात करेंगे, लोक साहित्य और लोक वार्ता के बारे में बात करेंगे और उसके साथ-साथ इस लोक साहित्य के बारे में बात करेंगे कि इन सभी लोक का संकलन कैसे करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में। जाने से पहले एक बार और आप सभी लोगों से विनम्रपूर्वक आग्रह कि आप सभी लोग श्री नॉलेज हब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो भी पठन पाठन अध्ययन की सामग्री है वह आप तक तुरंत पहुँचे और इस सामग्री को अपने सभी मित्रों के साथ भी साझा करें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।